Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 25th of March 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इंडिया के न्यूज़ में जिस चीज़ पर चर्चा है वो दो तीन टॉपिक हैं और उनमें से भी एक जो है अभी वो है कि हाई कोर्ट के एक जज और उनके घर में नोटों की भरी हुई बोरियां और उनमें आग लग गई। वो जलते हुए देखे, उनके वीडियोस वगैरह चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। वही इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में है। दूसरा, और भी कुछ चीजें हैं जो इस समय इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो यूएसए कोशिश कर रहा है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टॉप हो जाए, तो वो भी एक न्यूज में है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन जुडिशरी के रिगार्डिंग में, और वो भी स्पेशली ड्यू टू द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ फायर जो कि हाई कोर्ट के जज उनके घर में लगी थी। उसके बाद जो नोट्स वगैरह के बंडल मिले, बोरियां भरी मिली, उसी के रिगार्डिंग में हुआ। इसमें ऐसा है कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काफी वोकल रहते हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए काफी जाने जाते हैं। तो इन्होंने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, और वो मीटिंग किसके लिए है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया है कि एक मीटिंग बुलाई है। आप सब जानते होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। अब इसमें इन्होंने मीटिंग में किस किस को बुलाया है? एक तो बुलाया है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, एक तो लीडर ऑफ द हाउस, दूसरा यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, इन दोनों को बुलाया। लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठे रहते हैं उसमें राज्यसभा में, और जिनसे बीजेपी की बिल्कुल भी नहीं पटती है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर जो पूरी एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल लीडर्स की हम बात करें, तो ये इस समय लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि वो यूनिटी में है। कंटेक्स्ट आप सबको पता होगा। कंटेक्स्ट आपका क्या है? कंटेक्स्ट है कि मीटिंग वाज इन रिस्पांस टू एलिगेशंस ऑफ सेक्स ऑफ हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स फाउंड एट द रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके रेजिडेंस पर ये सारा का सारा मटेरियल जो मिला था, उसकी वजह से ये किसमें है? न्यूज में है। डिसीजन ऑन मूविंग फॉरवर्ड कि भाई आगे इसमें कैसे बढ़ा जाए। तो धनखड़ साहब ने कहा कि दे डिसाइडेड टू वेट फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ द इन हाउस इंक्वायरी पैनल अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर प्रोसीडिंग। बोला कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि दोनों हाउसेस में जब इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम रिगार्डिंग में उसी की बात कर रहे कि भाई जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होगी जब जो एक इंक्वायरी की रिपोर्ट वगैरह भी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई है वो वहां से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगी। क्या इसमें अदर पॉइंट है? क्लोज्ड डोर कंसल्टेशन मींस इसमें जितना भी कंसल्टेशन डिस्कशन हो रहा है वो सबका सब बंद दरवाजों के पीछे क्लोज डोर डिस्कशन हो रहा है। ये मीटिंग चेयरमैन्स चैम्बर में हुई, 11:30 पर हुई। डिस्कशंस वर हेल्ड बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स मींस कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी कि जिसमें मीडिया वगैरह को सबको अलाउ किया गया हो, ऐसा नहीं था। मिस्टर धनकर रिकॉर्ड द पॉलिटिकल पार्टीज अनप्रेसिडेंटेड कंसेंसुअल सपोर्ट फॉर द एनजेसी एक्ट ऑफ 2014। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छा समय था, और ये एक बहुत अच्छी बात थी उस समय पर 2014 में, जब एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में आया था। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बिल का समर्थन किया था एक्चुअली में, क्योंकि ये बिल था जुडिशरी में थोड़ी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी उनके अपॉइंटमेंट में, वर्किंग में, ट्रांसफर में लेके आने का एक एफर्ट था। लेकिन बाद में इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि इस एक्ट को जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। बोला ये
जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में है। As a critic of the Supreme Court order, he expressed intentions to call a meeting of floor leaders of all parties to discuss the NJSU further. अब उसी चीज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन अब फिर से जरूरत है कि सारी सारी पार्टीज हैं उनके फ्लोर लीडर्स आए, चाहे वो राज्यसभा हो, स्पेशली ये तो राज्यसभा की ही बात करेंगे, वो सारी पार्टीज के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो आए, डिस्कस करें कि कैसे हम जुडिशरी में जो है रिफॉर्म्स ला सकते हैं, कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव में भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि स्पेशली लेजिस्लेचर की, बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव की तरह माना जाता है उनको, लेकिन जब यहाँ पर वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बात कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेचर की बात हो रही है ना। और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, या मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन दोनों में हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा 36 का आंकड़ा बना रहता है, एक दूसरे का अपोजिशन में मोस्ट ऑफ द टाइम से दिखाई पड़ते हैं, और जुडिशरी हमेशा अपना कंट्रोल बना करके रखना चाहती है ऐसे जो है एलिगेशंस, और या मैं कहूँ कि ऐसे ब्लेम्स लगते रहते हैं। प्रेज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है संजीव खन्ना सर। तो इस मीटिंग में जगदीप जो धनखड़ साहब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने तारीफ कर दी किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। क्या बोल दिया कि इम्पैक्टफुल एंड ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग द कैश रिकवरी इशू। उन्होंने कहा कि जो एक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया वो बहुत अच्छा था साहब, काफी प्रभावी था, इम्पैक्टफुल था और ट्रांसपेरेंट था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पीडीएफ शेयर हुई थी, उसमें सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि इसमें क्या हुआ है, कितना कैश मिला नहीं मिला, अब तक की सारी क्या क्या इंसिडेंट है, उन सबको एक पीडीएफ में उन्होंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। स्टेटमेंट ऑन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। धनखड़ साहब ने एम्फेसाइज किया कि जो इंस्टीट्यूशंस लाइक द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर सर्व देयर पर्पज बेस्ट व्हेन देयर इन हाउस मैकेनिज्म आर इफेक्टिव हो, फास्ट हो और अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट। बोला चाहे वो लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, ये तब अच्छे से काम कर पाती है जब इनमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों का ट्रस्ट हो इसमें, पब्लिक का ट्रस्ट हो इसमें, और वो इफेक्टिव और फास्ट काम करें। ऐसा नहीं कि इतना स्लो काम करें ये कि 20 से 30 साल किसी केस को फाइनल होने में लग जाएं। अभी कल ही मैं एक हियरिंग सुन रहा था छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट की। तो एक पुलिस का कांस्टेबल जिसको कि डिसमिस कर दिया गया सर्विस से कुछ आरोप वगैरह लगा करके, और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती रही, उसको ना प्रमोशन का लाभ मिला, ना ही उसको डिपार्टमेंटल की प्रमोशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें बैठने नहीं दिया गया। उसकी पहली इंक्वायरी चली 9 साल, 9 इयर्स। ठीक है, फिर दोबारा से इंक्वायरी सेम उन्होंने स्टार्ट कर दी, वो इंक्वायरी चलती रही 13 इयर्स तक। मींस पहले 9 साल, बाद में 13 इयर्स तक इंक्वायरी चलती रही, मींस 22 इयर्स तक उसकी इंक्वायरी चलती रही, 40 साल उसकी सर्विस के हो गए और वो रिटायर भी हो गया, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने दिया, ना प्रमोशन का ना ही उसके सैलरी के इंक्रीमेंट का। उसमें भी बाद में जब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसमें उसको क्या बताया गया, अक्विटल। बोला नहीं नहीं तुमने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसके तो आप 40 साल खा गए, उसको डिसमिस कर दिया आपने सर्विस से, बाद में फिर सर्विस में लिया, उसके बाद उसकी सर्विस बची ही कितनी कि अब वो जॉब करेगा। तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई जो भी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, इंक्वायरी होती है, वो फास्ट हो, जनता को लगे कि कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो जस्टिस है वो हो और दिखे ना। इसलिए कहावत है कि जस्ट द जस्टिस ऑन नॉट ओनली शुड बी डन बट इट शुड बी टू बी सीन टू बी डन। ये दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर, और वो न्यूज है आपकी इंडियन नेवी
अनाउंसेस मेड इन इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज, उसका नाम है IOS सागर। मीन्स पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ इंडियन नेवी अपनी एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही है, और ये कैसी होगी? मैडन मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ये, इससे पहले ऐसा कोई भी स्टेप अभी तक नहीं लिया गया था। नाम क्या है उसका? IOS सागर उसका नाम है। ठीक है, कहाँ पर होगी ये? इंडियन ओशियन रीजन में ये होने वाली है। काम इस पर किस पर फोकस होगा? ये चाइना पर एक तो जो है काउंटर करना चाइना को, जो कि उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस इंडियन ओशियन में जो पायरेसी के इश्यूज हो रहे हैं, प्लस जो हूथी रेबेल्स हैं उनके जो अटैक्स हो रहे हैं इंडियन ओशियन, रेड सी वगैरह उस रीजन में, इन सबको जो है कंट्रोल में करना। इस इनिशिएटिव में लार्ज स्केल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है शामिल रहेगी, और नाम है अफ्रीकन इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट विद 10 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। अफ्रीका के 10 कंट्रीज में शामिल होने वाले हैं। तो इट मींस इसके बहाने से इंडिया और अफ्रीका के कंट्रीज की जो दोस्ती है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इंडियन ओशियन सागर, ये इंडियन ओशियन शिप सागर है ना, शिप या सागर, involves the deployment of offshore petrol vessel INS सुनैना। इसमें जो हमारा जो पेट्रोल शिप होगा वो उसका नाम होगा INS सुनैना। साउथ वेस्ट IUR फ्रॉम अप्रैल से इसमें स्टार्ट हो जाएगा। कंबाइंड क्रू होंगे इस पर, मींस इंडिया के सोल्जर्स भी होंगे, जो कि 44 पर्सनल होंगे फ्रॉम 9 अफ्रीकन कंट्री, जिसमें कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन सारे कंट्रीज के सोल्जर्स होंगे। और इंडिया का ये शिप होगा, ये सब के सब इसी शिप पर रहेंगे और पूरे एरिया में उसमें पेट्रोलिंग करेंगे कि जो भी जो है अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ पाया गया उसको पकड़ करके ये ठिकाने लगा देंगे। द डिप्लॉयमेंट विल फोकस ऑन जॉइंट सर्विलेंस पर फोकस करेगा ये। किसका? किस एरिया का? वो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन कंट्रीज जैसे तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशियस और सेशेल्स। जो ओशियन की बाउंड्रीज होती है किसी कंट्री की, उससे और बाहर तक का जो एरिया होता है वहां तक सब में ये पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे। पोर्ट कॉल्स भी करेगा ये। मींस पोर्ट कॉल्स क्या होते हैं? डिफरेंट पोर्ट्स पर वो शिप जाता है, जिसमें दार एस सलाम होगा, नकाला होगा, पोर्ट लुइस होगा, पोर्ट विक्टोरिया होगा, पोर्ट माले होगा, इन सब पर ये शिप घूमता रहेगा। ये सबको तरुण सोबती है वाइस एडमिरल, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भैया ये होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। इसमें हमारे ट्रेनिंग और जो कोऑपरेशन होगा, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में रिलेशंस बनेंगे। 2 वीक्स की इसमें ट्रेनिंग होगी कोची में, तो सी ट्रेनिंग भी होगी, तो बहुत कुछ इसमें क्या है होने जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम। ठीक है, अब इस एरिया में इंडिया बहुत कुछ फोकस कर रहा है। इंडिया बनना चाह रहा है प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। कोई भी कंट्री इंडियन ओशियन में अगर ये सोचे कि भाई हमको एक सिक्योरिटी पार्टनर चाहिए, तो उसके दिमाग में सबसे पहले वर्ड आए क्या? बोला भाई इस एरिया में अगर कोई देश है जो ट्रस्ट वर्दी है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, वो इंडिया। दूसरा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इस एरिया में कोई सुनामी आए, तूफान आए, डेथ हो, अटैक हो, डिजास्टर हो, पायरेसी हो, है ना, अगर सबसे पहले वहां पर कोई पहुंचता है तो वो है हमारा कौन? इंडिया। तो अपनी इस छवि को, अपनी इस ग्लोबल इमेज को इंडिया बड़े लेवल पर इंप्रूव करने में लगा हुआ है। जैसे कि अभी तक सारे के सारे ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स में यूएसए दिखाई पड़ता था, वैसे अब हमको इंडिया दिख रहा है। ब्रॉडर नवल कोलेबोरेशन होंगे सारे कंट्रीज के साथ में। डिजास्टर रिलीफ पर भी इसमें कोलेबोरेशन होने वाले हैं, और एक्सरसाइज होने वाली है एक और, Acme exercise in the first India Africa multilateral maritime drill। इसको को होस्ट कौन कर रहा है? इंडियन नेवी और तंजानियन पीपुल्स डिफेंस फोर्स। ये इसको क्या करने वाले हैं? को होस्ट करने वाले हैं। इट विल बी कंडक्टेड एट और ऑफ द कोस्ट ऑफ दार एस सलाम तंजानिया में ये एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, ये काफी फेमस होने जा रहा है, बिकॉज
अभी तक की सिचुएशन में जो चाइना है वो चाहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस हो, चाइना के कंट्रीज उसकी उंगली के निशाने पर नाचते रहे। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस समय बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो भी कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, उनको इन्फ्लुएंस करने में अपने सारे के सारे टूल्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यूएसए एंड रशिया होल्ड सेपरेट ट्रूस टॉक्स। मींस यूएसए और रशिया ये दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या मैटर? कि यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है वो ट्रूस में बदल जाए, मींस वहां पर शांति बन जाए। ठीक है, तो ये क्या किया है इन्होंने, अलग से ये टॉक्सिंग स्टार्ट हुई है। क्या क्या है इसके पॉइंट्स, उनको हम दिखा देते हैं। कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बनती है कि इधर तो रशिया यूक्रेन पर ये क्या लगाता है, ब्लेम करता है यूक्रेन को कि भाई यूक्रेन नहीं जो है हमको ट्रू स्टॉक्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो वहां पर पीस एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहा। जब यूक्रेन से पूछा जाता है तो वो बोल देता है भाई रसिया वाले हैं जो पुतिन साहब है ये वहां पर पीस एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहे, बिकॉज ये किसी बात को मान ही नहीं रहे। अब इस सब के सब मैटर में जो यूएसए है वो ट्रूस में नेगोशिएशन कर रहा है। पहले उसने बात की यूक्रेन के साथ में, लगभग उसको मना लिया। अब बातचीत चल रही है रशिया के साथ में, डिस्कशंस हो रहे हैं विद यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कीव यहाँ पर यूक्रेन की बात हो रही है, मॉस्को यहाँ पर रशिया की बात हो रही है, एक दूसरे पर फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं कि वो नहीं होने दे रहा, वो नहीं होने देता। इन टॉक्स में ज्यादा जितना भी बातचीत हुई, मेन फोकस इस बात पर था कि भाई दोनों एक दूसरे पर जो अटैक्स कर रहे हैं उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक मत करो, है ना। एक तो एनर्जी पर अटैक मत करो, जो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरीज हैं, गैस के स्टेशंस हैं, पावर हाउस हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उन पर अटैक मत करो। दूसरा, जो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गए, सी पोर्ट हो गए, पार्लियामेंट हो गया, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करने। बात अभी तक तो इस पर चल रही है, ठीक है। दूसरा इनका एजेंडा ये चल रहा है कि जो ब्लैक सी वाला एरिया है, अटैक्स टू सिक्योर कॉमर्शियल शिपिंग रूट्स, कि ब्लैक सी से जो कॉमर्शियल शिप जा रहे हैं उस रूट पर भी कोई अटैक ना किया जाए, क्योंकि वो अब वहां से कुछ गुड्स वगैरह लेकर के एक दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स उनका चल रहा है, तो उन पर अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता। यूएस नेगोशिएटर्स मेट विद रशियन डेलीगेट इन दुबई में उनकी मुलाकात हुई, और उनसे बात करने के बाद, मींस यूक्रेन के साथ बात करने के बाद इन्होंने बात की है रशिया के साथ में। एग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल फॉर लिमिटेड सीज फायर रीच्ड वेडनेसडे आफ्टर ट्रम्प्स कन्वर्सेशन विद बोथ नेशंस लीडर्स। तो वेंसडे को, इसका पिछली बार जो लास्ट वेंसडे निकल के गया है, उस पर एक कंसेंसस इनका बन गया था कि ठीक है आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से इसमें झगड़ा स्टार्ट हो गया। क्या? जब ये कहा गया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उधर यूएसए ने और यूक्रेन ने तो कहा कि भाई अटैक नहीं करना है, कहां पर? एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज पर। रशिया ने उसको क्या समझ लिया? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बोला जो एनर्जी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक नहीं करना, बाकी जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पहले उन पर अटैक कर सकते हैं। तो फिर से बात जो है बिगड़ती हुई दिख रही है कि ये कैसे मामला सॉल्व होगा। मंडे की डिस्कशन में सऊदी की कैपिटल में इन चीजों पर बात होने की कोशिश हुई, क्रिएटिव अप्रोच की बात हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करने की बात हुई कि भाई कोशिश करो। प्लस इस सब के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं वो चल ही रहे हैं, अभी तक रुके तो है नहीं है, फिर ऐसी पीस टॉक का क्या ही बेनिफिट है। तो यूक्रेन की स्पेशल जो ऑपरेशन फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है क्लेम डिस्ट्रक्शन ऑफ 4 रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इन बेलोगोरोड, यूएस प्रोवाइडेड HIMARS रॉकेट सिस्टम। ये लो, अब इसी बीच में बात कुछ बनती हुई दिख रही थी, तो यूक्रेन के जो फोर्सेज उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमको जो जो यूएसए ने मिसाइल्स दी थी उन मिसाइल्स का यूज करके हमने रसिया के 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। तो भाई जब बातचीत हो रही है शांति की, तो भड़काऊ वाली बातें मत बोलो, ठीक है, जब बात थोड़ी सी शांति की तरफ हो रही है।
तो फिलहाल की सिचुएशन तो अभी ये है, बाद में भी देखते हैं कि क्या इसमें नए कुछ चेंजेस होते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ी नज़र बना के रखनी पड़ेगी बेसिक फैक्ट्स पर भी। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।